This is CA Radhika. In this we are going to discuss about Article 16. As I mentioned in my last video that in that video we are going to discuss Article 15 and 16, but due to some reason I have just to be discussed only in that Article 15. Now we are going to discuss in Article 16, which is related to right to equal opportunity in public employment. Okay, now start with that. I hope you already revised Article 15 regarding in which we had already discussed about the nature of rights, whether positive and negative, fundamental rights available to citizen, and Article 15 contains of 6 clauses. Clause number 1, 2, 3, 4 and 5, जिसमें से 4 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इनकॉर्पोरेट किया गया था, फिफ्थ जो था वो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इनकॉर्पोरेट किया गया था, एंड 6110 3rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ओके, 3rd, 4th, 5th and 6th दे आर ऑल एक्सेप्शंस एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ के कॉन्सेप्ट के अंदर थे. दैट इज अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. ओके, I hope you have reviewed that article. Now we are going to discuss article number 16, which consists of 6 clauses. Now here I had made this diagrammatic representation for you guys. We will also discuss this after we are discussing it, all your articles. It will be easy for you guys. Okay, now start with it. Here Article 16, equality of opportunity. In equality of opportunity word we had read in preamble when we had discussed about preamble and its features. It comprises of 4 part: nature, objective and date of its adoption, and its scope, in which scope we had read equality of status and opportunity in matters of public employment. Now what equality of opportunity किस में? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में. प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट्स में नहीं बात की जा रही, यहाँ सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स में बात करिए. दैट देयर शिल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट. स्टेट के अंदर अब किसी भी तरीके का पब्लिक ऑफिस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आ रहे, तो इन दैट केस में सभी सिटीजन को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए. नो सिटीजन कोई भी सिटीजन किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. ये ऑलरेडी वी हैड रेड इन आर्टिकल 15, बट हियर 2 न्यू टर्म्स, दैट इज डिसेंट एंड रेजिडेंट, और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ और एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द स्टेट. नो सिटीजन, किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट शेल बी इनएलिजिबल नहीं किया जाएगा. इफ यू आर नॉट एबल टू interpret the law, then I will give you a hint so that you can. That is, no citizen shall be ineligible for any employment or office public. किसी भी सिटीजन को इनएलिजिबल नहीं ठहराया जाएगा या डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ किसी भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस अंडर. कौन से ग्राउंड्स के बेसिस पर? ओनली ये ग्राउंड्स मेंशन है: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंट. जिसमें से डिसेंडेंट एंड रेजिडेंस ये न्यू है जो कि आर्टिकल 15 में नहीं थे. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बिकॉज इन एमसीक्यूज दे विल आस्क कि इनमें से कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कि आर्टिकल 15 में है और 16 में नहीं है, ऐसे कौन से जो 16 में है और 15 में नहीं. दे आर गोइंग टू बी आस्क यू दैट. ओके, सो यू नीड टू बी वेरी मच अवेयर अबाउट दिस. देयर इज अ वेरी बेसिक माइन्यूट डिफरेंस. ओके, नाउ नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट, लेकिन प्रिवेंट नहीं करेगा. आप कह रहे हो भाई रेजिडेंस के बेसिस पर नहीं कर सकते, लेकिन रेजिडेंस के बेसिस पे हो सकता है. अब देखो कैसे. नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट, पार्लियामेंट को प्रिवेंट नहीं करेगा फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी टू एनी ऑफिस प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट से पहले अंडर गवर्नमेंट के एनी लोकल या अदर अथॉरिटी विद इन और स्टेट और यूटी के एनी रिक्वायरमेंट जिसमें कि रेजिडेंस उस पर्टिकुलर स्टेट में. कि पार्लियामेंट अगर लॉ के थ्रू ये कोई रूल्स एंड लॉज बना दे उसके रिस्पेक्ट में कि हाँ भाई पर्टिकुलर स्टेट में रेजिडेंसी कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरी में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बीन अलाउड. ये अलाउ है यहाँ पर. दिस हैज़ बीन एडेड, दिस क्लॉज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन दिस रिस्पेक्ट रेजिडेंस वाला. ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से इंट्रोड्यूस किया गया था. दिस हैज़ बीन अ
connected to Article 371D, which give the special provision to some specific states. For example, Northeast states, Andhra Pradesh and Telangana also been part of that. In that case, कुछ states के केस में आप residency वाला concept आप use कर सकते हो. Currently it is in आंध्र प्रदेश के केस में है ये. So this Article 16 का सब clause 3 is connected to or interlinked with Article 371D. Students, you need to understand that I can barely help you to get these clauses and understand it, just like in your study mat. But if I am not able to connecting you with the other articles as well, so that you cannot be able to crack the case study basis questions if they are asking you in examination. Okay, that's why I am interconnecting. Yeah, it seemed to be very intricate part ki that how we are able to connect, but just understand the basic things which I am helping you to crack the MCQ paper of your self paced. Okay, तो here we need to understand that residence वाला concept लग सकता है specific state से. UTs के केस में provided parliament ही law बना. In that case you need to be understand that parliament ही law बनाएगी, central government ही laws बना सकती है. State government के पास किसी भी तरीके के rights नहीं है in this respect. Parliament law बनाएगी तो ही हो सकता है, and ये ओनली एप्लीकेबल टू ओनली दो स्टेट्स है जो कि आर्टिकल 371D में मैंशन है, स्पेसिफिकली स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल यू गाइस. नाउ स्टार्ट विद आर्टिकल नंबर 4. नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स or a post in favor of any backward class of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the सर्विसेज में. दैट कोई भी अगर बैकवर्ड क्लासेस है, एज वी हैव मैंशन इन आर्टिकल 15 एज वेल आर्टिकल 46, व्हाट इज सेड दैट इट इज स्टेटेड दैट हियर इट इज सेड दैट ये प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर व्हीकल सेक्शंस. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की कि स्टेट आपको करना है फ्यूचर में जब आपके पास रिसोर्सेज और प्लानिटी ऑफ रिसोर्सेज और फंड्स अवेलेबल हो इन दैट केस में. सो दैट फॉर दिस पर्पस आर्टिकल 16 में ये क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया है. दिस पर्टिकुलर क्लॉज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन आर्टिकल 16 दैट इज की मेकिंग स्टेट मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स के लिए प्रोविजंस बना सकती है और पोस्ट के लिए किसी भी इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास के लिए, अगर उन्हें लगता है कि दैट हैज़ नॉट बीन एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, अगर उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सीइंग द दिल्ली कॉर्पोरेशंस, दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली उसमें देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, शेड्यूल कास्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में वो शेड्यूल कास्ट वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं. बट इफ़ यू आर सीइंग in which positions they are being hired, then you will be able to understand that their position are not being that much good, or in the hierarchy of the management or the systems that they are good enough to. They are mostly at the basic level और the platform levels पर है वो. That's why it is included a situation कि backward classes अगर adequately represented नहीं है पूरे entire systems में, then the state can make स्पेसिफिक प्रोविजन इन दैट रिस्पेक्ट के रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के केस में बना सकती है. दिस हैज़ बीन आर्टिकल 340 से रिलेटेड है ये. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. आर्टिकल 340 हैज़ बीन एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जब था, वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर दी गई थी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी कमीशन को फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को चेक करने के लिए कि कंडीशंस क्या हैं, मतलब उनको फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन देना या स्पेशल बेनिफिट्स अगर उन्हें इम्पार्ट करने हैं उनके ऊपर, दैट द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन द पावर इन दिस सेक्शन, इन दिस आर्टिकल, दैट दे अलाउ टू मेक दैट ही थ्रू अंडर हिज सिग्नेचर कैन मेक द कमीशन बनाई जा सकती है इसके केस में. तो फॉर दिस पर्पस काका कालेकर कमीशन हैज़ बीन फॉर्म्ड and other. After that Mandal Commission has been formed, which we are going to discuss, which has been the most intricate tapestry of the reservation policies which has been still present in our society. Okay, I hope you understand the link of clause 4 with article 340 which is being mentioned in article part number 16. Okay, in this the president may by an order appoint a commission, appoint कर सकते हैं consisting such persons की as a investigating the condition of socially and educationally backward classes की in that respect में.
तो दो कमीशंस फॉर्म की गई थी. सबसे पहली थी काका कालकर कमीशंस एंड द सेकंड वन द मंडल कमीशन. मंडल कमीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑन द बेसिस ऑफ दैट योर Indra Sawani case, M.R. Balaji cases and Nagarajan case and Jarnal cases has been going on. ये सारे cases we are going to discuss about it. Now let's start. Okay, now start with 4A. Clause number 4A has been incorporated in the constitution, which is not actually, it is not mentioned in the original constitution. It is incorporated by 77th Constitutional Amendment Act 1995. In this, the state nothing shall prevent, नहीं करेगा state को from making any provision for reservation in matters of promotion के respect में with the consequential seniority. This word consequential seniority has been added after 85th Constitutional Amendment Act 2001 or the class of post in the service under the state in favor of the scheduled caste, scheduled tribe, which is an opinion of the state is not adequately represented. This 4A is about the scheduled caste and scheduled tribe. 4B. Nothing in this article shall prevent the state from considering any unfulfilled vacancy of a year which is reserved for being filled in that. In this clause, they stated that clause 4 and 4A as a separate class. In this stated that if backward classes हैं या scheduled caste हैं या scheduled tribe है, लास्ट ईयर किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट फॉर एग्जांपल जैसे 2024 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 100 वैकेंसी थी, out of which 50 are being reserved for these special categories and 50 are general categories के. इसमें से बट लेकिन जो 50 थी वो remaining unfilled रह गई. Now in 2025 there is an employment opportunities दोबारा निकाली गई. It goes with 100 seats के साथ. For example again with that 50 उसमें रिजर्व थी और 50 अनरिजर्व थी. तो इन 50 के साथ जो पिछली वाली जो 10 थी ना वो अलग से काउंट की जाएंगी. ओके. Now these 50 has been included. अलग से 10 जो लास्ट वाली अनफिल्ड रह गई थी that has also been considered. Now start reading with this. Nothing in this article should prevent the state from considering any unfulfilled vacancy of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with unfilled vacancies of उस साल की जो रिजर्व की गई थी filled up in that year with any provision for reservation जो कि क्लॉज 4 में यानी बैकवर्ड क्लासेस में 4 है जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का एज अ सेपरेट क्लास ट्रीट की जाएंगे. वैकेंसी टू बी फिल्ड इन द सक्सीडिंग ईयर और ईयर्स में सेपरेटिंग क्लास की तरह ट्रीट की जाएंगी. उन्हें फिल करने के लिए सच क्लास ऑफ वैकेंसी शेल नॉट बी कंसीडर्ड टुगेदर विद द वैकेंसी ऑफ द ईयर. उसके साथ क्लब नहीं कर दी जाएंगी ये इन विच दे आर बीइंग फिल्ड अप बाय डिटरमाइनिंग द सीलिंग लिमिट ऑफ 50%. कि अगले साल क्योंकि सीलिंग लिमिट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उस वाले उसमें कंसीडर्ड नहीं की जाएंगी. दैट दे आर you can say that in just a summary in a nutshell that is the seats have been unfilled seats has been carried forwarded. Total number of reservation of that year they are not being included in the part of the ceiling limit of 50% की जो ceiling limit है उसमें considered नहीं की जाएंगी unfilled vacancies. Okay, now the fifth clause इसका fifth clause का nothing in this article. Before starting this I want to ask you one question that is it possible that a state can fix particular position for a particular religion people? Is it possible? Is it? You would definitely say no, but yes. Read article 16 subclause number 5. In this it is stated that if any of the incumbent or office require the particular religion people, then they are the state can make such kind of reservations बना सकते. For read it. Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that incumbent, specifically law का operation होना जरूरी है, incumbent of an office in connection with the affairs of any religion or denominational institution or any member of a governing body, therefore shall be a person प्रोफेसिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन और बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन से, अगर पर्टिकुलर रिलीजन का है या पर्टिकुलर डिनोमिनेशन से है ना, फिर इंस्टीट्यूशन या मेंबर गवर्निंग बॉडी से अगर उसमें एक रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर रिलीजन वाली तो वो अलाउड है. फॉर एग्जांपल इन मिलिट्रीज में, इन मिलिट्री कैंटोनमेंट एरियाज में क्या होता है, देयर आर मल्टीपल रिलीजन पीपल. तो वहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल पंडित जी की पोस्ट हो गई तो फॉर दैट पर्पस पर्टिकुलर हिंदू रिलीजन पीपल आर गोइंग. फॉर मौलवी की पोस्ट होती है तो फॉर दैट मुस्लिम पीपल आर गोइंग टू देयर. फादर की पोस्ट होती है तो फॉर दैट क्रिश्चियन पीपल आर गोइंग टू देयर. फॉर दिस पर्पस दिस क्लॉज हैज़ बीन इंसर्टेड फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, आई होप यू गेट दैट, बिकॉज
we need the theologist for the purpose of interpreting the laws and just for the purpose of making those who believe in their religion, तो उनको particular religious rituals perform करने के लिए they need the particular person who knows about it. So that purpose we cannot be randomly hire some individual, that's why. Okay, I hope you understand the clause number 5th. Now clause number 6, it is for the EWS category, जो कि अदर EWS कैटेगरी इन फेवर के रेस्पेक्ट में रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट किया जा सकता है इन सच कैटेगरी, बट मैक्सिमम 10% तक का उनका लिमिट रहेगा. दैट इज 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस कराया गया था. ओके, नाउ रिवाइज इट. First, after that we will understand the intricate part of it, the cases which has been mentioned in your study material as well. So for this understanding, you need to just revise it out so that I can refer that you have read it over there. Okay, clause number 1 कि क्या कह रहा है, कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. स्टेट किसी भी तरीके से मना नहीं कर सकता है किसी भी सिटीजन को. कोई भी सिटीजन को मना नहीं किया जाएगा. किस बेसिस पे? रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, डेसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस के बेसिस पे इनएलिजिबल नहीं किया जाएगा. थर्ड, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है रेजिडेंस वाली कंडीशन के लिए. फोर्थ क्लॉज क्या कह रहा है? बैकवर्ड क्लासेस के लिए. 4A जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. एंड 4B आपको एक अनफुलफिल्ड वैकेंसीज के केसेस की कंडीशंस बता रहा है. एंड 5th आपका पर्टिकुलर रिलीजन वाला. एंड 6th आपका EWS कैटेगरी है. आई होप यू गेट इट. थर्ड जो क्लॉज था वो आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से इनकॉर्पोरेट किया गया था. 4A जो क्लॉज था वो 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 से. एंड उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी वाला जो प्रोविजन था वो 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था. नेक्स्ट जो 4B जो क्लॉज है आपका वो 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से याद इंट्रोड्यूस किया गया था. 6th क्लॉज तो ईजी है बिकॉज दैट इज इनकॉर्पोरेट 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019. जो थोड़ा सा आपको यहाँ इशू रहेगा वो बस यही वाला रहेंगे. जो 4A और 4B है थोड़ा लिटिल बिट रिटेंशन में थोड़ा सा इशू रहेगा. फाइंड इट डिफिकल्ट बट यू विल बी एबल टू एक दो बार वंस वी आर गोइंग इट ट्वाइस और थ्राइस रीड इट वी एबल टू टैकल इट. 77, 83rd, 77, 85th and 81st. Okay, now let's see this. I hope it is visible to all you, this chart. Okay, clause number 1 that is state shall not discriminate. clause number 2 किसी भी सिटीजन को रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, डेसेंट एंड रेजिडेंस के बेसिस. लेकिन क्लॉज नंबर 3 कर सकते हैं बिकॉज 37(1) का D आपके साथ में इंट्रोड्यूस किया गया था. ओके, जो 4A, 4B, 5 not 5 only the 6 they are रिजर्वेशन पॉलिसीज के लिए. ठीक है. 4A जो तो चंपाकरण दोहराइन केस already discussed it while we are completed the article 15 in which we had discussed that there is a inherent conflict between article number 15 and article number 46. तो उसने कहा था that is always fundamental rights prevail करेंगे but लेकिन after first constitutional amendment act has been made in this respect कि किसी भी तरीके का equality को affect नहीं कर रहा है because we have followed the concept of the equal protection of law which has also been incorporated in our constitution. True. ओके, ये एनी बैकवर्ड क्लासेस के लिए अगर उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है सर्विसेज में, इट इज़ अ फेसिड माने इट इज़ अ पार्ट इन पार्सल ऑफ इक्वलिटी देने के लिए हमें करना पड़ेगा. दैट इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन. 4A आपका 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था. इसमें सीनियरिटी जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी वाला प्रोविजन था वो 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था. 81st जो था वो आपका अनफिल्ड वैकेंसीज का था. इसके साथ इंदिरा सोनी केस वी आर गोइंग टू डिस्कस इट अभी राइट नाउ. 5th एक्सेप्शन बताया था एंड 6th आपको. ओके, नाउ ओके, फर्स्ट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रिजर्वेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट is any private organization can make any kind of discrimination on race, religion, caste के बेसिस पे एक्सेट्रा के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है. और क्या वो आर्टिकल 16 में कवर होगा? No private organization is allowed to do any kind of discrimination on the following grounds or any grounds because it is violating the article number 17, that is abolition of untouchability. Abolition of untouchability article that is state cannot do any kind of untouchability and citizens also cannot do any kind of untouchability. उस तरीके की practices को perform नहीं कर सकते हैं. So in that case, if private organization is doing that or a particular or any other individual is doing against a particular group or peoples, in that case the article number 17 is being violated. In that case, you will be go to the Supreme Court and ask that article 17
हैज़ बीन वायलेटेड। अनटचेबिलिटी वाला प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल होगा, ना कि 16th वाला, क्योंकि 16 जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो स्टेट के लिए स्पेसिफिकली गाइडेंस दी गई है। 15th हमने पढ़ा था, 15 का क्लॉज नंबर स्टेट नहीं कर सकती, एंड 2 जो क्लॉज था उसके अंदर क्लॉज 2 हमने पढ़ा था सिटीजन्स भी नहीं कर सकते। जो 16th क्लॉज है वो स्पेसिफिकली स्टेट को गाइडेंस के देता है, स्टेट के लिए है, दैट स्टेट यू शुड नॉट डू दिस, स्टेट यू शुड डू दिस, स्टेट के बारे में बता रहा है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई नीड टू स्टिक some water. Okay, I hope you understand the difference between Article 15 Clause 1 and Clause 2 and Article 16 as well. Okay, now understand, before these pages we need to understand the history back, because ये सब समझ आ जाएगा आपको, the history about it, that it will be easy for you guys to go through with the pages of your study mat. After that you will be able to easily understand. Article 340 जो था in the stated that appointment of a commission to investigate the conditions of a backward classes. हमें प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि मे बाय एन ऑर्डर, प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर के थ्रू अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन, जिससे कि हम इन्वेस्टिगेट कर सके फॉर द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो फॉर दिस पर्पस इस आर्टिकल का यूज़ करते हुए प्रेसिडेंट ने कैलकर कमीशन को, काका कैलकर कमीशन जो थी अपॉइंट की गई थी आर्टिकल 340 के तहत में 1953 में। ओके, इन दैट काका कैलकर कमीशन में जो था उन्होंने कहा था दैट कि हम जो क्लासिफिकेशन है वो हम बिकॉज क्लास के बेसिस पे करें कि कास्ट के बेसिस पे। क्वेश्चन दिए थे कि भाई हम क्लासिफिकेशन किस तरीके से करें, इंडियन सोसाइटी इतनी डाइवर्स है, डाइवर्स पीपल आर रिमेनिंग है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू दैट हैज़ बीन एंट्रेंच्ड इन, दैट हैज़ बीन embedded in the system, the minds of the people regarding the caste जो issue है that has been incorporated in the minds of the people. if caste के basis पे अगर if we are making classification on the basis of caste, that it will lead to the problem, multiple problems create कर सकता है in future. For example, let me help you to explain this, इज़ दैट कि अगर हमने पर्टिकुलर क्लास को, किसी पर्टिकुलर कास्ट को किसी भी सोसाइटी के अंदर, पर्टिकुलर सोसाइटी में या पर्टिकुलर पीपल इन दैट, तो वहाँ पर उन्हें अलग तरीके से ट्रीट करें, दे हैड सीन दैट दे आर बिलो और दे आर लोएस्ट इन द हायरार्की, उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, समझाता है कि भाई ये लो हैं, लो पीपल हैं, दैट दे आर नॉट टू बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ दैट, दे आर नॉट पार्ट ऑफ अस। इन दैट केस अगर हम क्लास के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे ही डिस्क्रिमिनेशन पर्टिकुलर प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, इन दैट केस पीपल आर थिंकिंग हाँ भाई ये होंगे ही ऐसे, दैट्स व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैव गिवन देम सम प्रोटेक्शन। इसलिए तो माइट बी दिस काइंड ऑफ इश्यूज और दिस काइंड ऑफ इन perspective has been start making in the people, which may be lead to the communal riots and communal violences and communal clashes लेके आने, which will be very much harmful or insidious for the purpose of unity and integrity of India. जो अखंड भारत का जो constitutional makers का जो concept था, जो उनका एजेंडा था, that we want a solidary India, in that case that has been not been able to fulfilled. That's why the starting question in constitutional assembly that we have to should write the word class or a caste, because जो class word है that has been came from the concept of British, because East India Company हम पे रूल करे, तो we have adopted most of the things from the Britain as well. in Britain में जो class होती है वो rich और poor class में classification था वहाँ पर, तो उनके लिए क्लास इकोनॉमिक बेसिस पे, बट हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम है दैट हैज़ बीन यूज्ड फ्रॉम द सिंस द एजेस से यूज़ किया जा रहा है, थाउजेंड्स वे बैक इन एंशिएंट टाइम्स है और मॉडर्न टाइम तक में चल रहा है, दैट इज स्टिल प्रेजेंटिंग, बट दीज लाइन्स हैज़ बीन स्टार्ट इनविजिबलिंग इन द अर्बनाइजेशन कॉन्सेप्ट में। आज थोड़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट लेकिन इन सर्टेन टाइम्स एट दैट टाइम इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये चीज़ें अभी भी प्रोमिनेंट इशू थी। दैट्स वाई देर वॉज अ डिबेट ओवर कि भाई क्लास वर्ड यूज़ किया जाए, कास्ट वर्ड यूज़ किया जाए, तो एट दैट टाइम द क्लास वर्ड हैज़ बीन चूजन, द बैकवर्ड क्लासेज हैज़ बीन वर्ड हैज़ बीन यूज्ड इन दैट। तो काका कैलकर ने कहा था दैट वी शुड यूज़ द कास्ट क्राइटेरिया को हमने यूज़ कर लेना चाहिए फॉर दिस पर्पज़ के लिए।
Okay. After that, but it has not been specified the particular criteria ki how we classify them, what are the terms and condition, or what kind of data we need to be collect for the purpose of classification purpose and criteria purpose. So after that, the Mandal Commission has been formed, in which the head of the commission is BP Mandal, which has been presented it or tabled its report in 1980 at the time of Morarji Desai government. So in that, he stated in that report, what is stated, कि we need to be classified on the 3 criteria basis, that is primary, linked and derived criteria. That 3 criteria has been specified कि प्राइमरी क्राइटेरिया के बेसिस पर, लिंक क्राइटेरिया के बेसिस पर, ड्राइव क्राइटेरिया के बेसिस पर. प्राइमरी क्राइटेरिया इन दैट इसके कास्ट का सोशल कास्ट के बेसिस पे देखो उनमें सोशल बैकवर्डनेस कितनी है, कि कौन सी कास्ट कितनी ज़्यादा बैकवर्ड है, ये चीज़ चेक करो इन टर्म्स ऑफ कि इवन उसके पास बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, जैसे कि फूड, शेल्टर, बेसिक एजुकेशन नीड्स, दैट इज सैनिटेशन नीड्स, दीज आर नीड टू बी अंडरस्टैंड. तो कास्ट कितनी बैकवर्ड है उनके बेसिस पे उन्हें क्लासीफाई किया जाए. लिंक उनकी इकोनॉमिक एजुकेशनल बैकवर्डनेस भी नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एज वेल. एजुकेशन बैकवर्डनेस भी हमें देखनी चाहिए. देन ड्राइव्ड बैकवर्डनेस देखो कि भाई इन दोनों की वजह से भी शायद उन्हें कुछ इकोनॉमिक इशूज़ भी अराइज हो सकते हैं. मे बी दैट सम पर्सन इज मोर इंटेलिजेंट इन दैट का पर्टिकुलर caste group but not able to use or channelize his potential because he not able to get the benefit of getting the education. So उसकी economic backwardness इस वजह से भी है. तो you need to be considered or classified in the category primary, linked and derived criteria. And he introduced that कि 27% रिजर्वेशन जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस को दे देना चाहिए. इंट्रोड्यूस किया गया था ये, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था दैट बिकॉज एस को जो था वो 15% था एंड एस को जो था ऑलरेडी इनिशियली 7.5% का रिजर्वेशन था. उन्होंने ओबीसी और इंट्रोड्यूस कर दिया तो ऑलमोस्ट टोटली ये 50% के अराउंड हो जाता है. ठीक है, बट दिस रिपोर्ट हैज़ नेवर बीन इम्प्लीमेंटेड नहीं की गई बिकॉज ड्यू टू सर्टेन इशूज़. एंड आफ्टर दैट वीपी सिंह गवर्नमेंट आती है. In that case, he implemented this report by an executive order के through उन्होंने implement किया. But the moment he implemented, there the political backlashes and lot of case has been filed that it is violating the principle of Article 14 and it is going beyond the minds of the constitutional framework because उनका मानना था कि that they want equality लेके आनी है, but it leads to a lot of issues. Before that, कमीशन 1907 मंडल कमीशन से पहले एक बालाजी कि एमआर बालाजी केस ऑलरेडी आ चुका था जिसमें सीलिंग लिमिट बताई थी कि किसी भी तरीके का आप कास्ट का रिजर्वेशन दे सकते हैं, बट लेकिन प्रोवाइडेड यू नीड टू बी गिव दैट सीलिंग लिमिट 50% से ज़्यादा नहीं होगा उस केस में. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट 335 को आप ध्यान में रखेंगे. दैट इज 335 आपसे कहता है दैट यू नीड टू बी कंसिडर द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को आपको ध्यान में रखना है. व्हाट यू नीड टू बी कंसिडर कि आर्टिकल 335 आपसे कहता है क्लेम्स टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अगर आप किसी सर्विसेज या पोस्ट में किसी भी तरीके का रिजर्वेशन दे रहे हैं तो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू बी कंसिडर दैट रिलैक्सिंग इन मेंटेनिंग द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी किसी तरीके से खराब नहीं होनी चाहिए. that you not to be that the people are using their political powers in one space and another space में भी वो use करे इस तरीके that the powers or the benefits of one space should not be used into another space में इस तरीके की inefficiency create ना हो, that corruption is not being done. इस तरीके का जो imbalance है एडमिनिस्ट्रेशन का वो नहीं क्रिएट होना चाहिए. तो you need to be keep these points in mind कि सीलिंग लिमिट फुलफिल करें. एंड आर्टिकल 335 में मेंटेनिंग लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे देन यू आर अलाउड. स्टेट के पास पावर है कि दैट वो किसी भी तरीके के स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द पर्पस ऑफ अपलिफ्टमेंट के लिए बना सकता है उन बैकवर्ड क्लासेस के लिए. सिंस देन मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अप्लाई किया गया था वीपी सिंह गवर्नमेंट के द्वारा. तो पॉलिटिकल बैकलैश इन वेरियस केसेस हैज बीन फाइल्ड इन विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस दैट इज इंदिरा स्वानी केस 1992 में ये केस फाइल किया गया था. इन दिस केस में क्या इन दिस केस में जो वर्डिक्ट था उस वर्डिक्ट में ये कहा था कि सीलिंग लिमिट 50% होनी चाहिए. आप एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी जो एमआर बालाजी की दोनों वो पॉइंट्स को दोबारा से रिपीट किया गया. एंड ये चेक करो इनएडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेशन तो और इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन तो नहीं उनकी. क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट की बात की गई. एंड बैकवर्डनेस चेक करो उनकी कि कितनी ज़्यादा बैकवर्डनेस है.
तो दीज 5 पॉइंट्स उन्होंने कहा कि यू नीड टू बी कंसीडर्ड बिफोर क्लासीफाइंग एनी क्लास एज अदर बैकवर्ड क्लास के तौर पर क्लासिफिकेशन करने के लिए, बिकॉज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का एक अलग कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ नॉट बीन कभी डिबेट में रह ही नहीं पाएगा, बिकॉज शेड्यूल कास्ट जो है वो अनटचेबिलिटी को फेस किया है उसने, उस कास्ट ने। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि दोज पीपल और दोज देयर जनरेशन से वो जो अनटचेबिलिटी प्रॉब्लम फेस की उन्होंने, आफ्टर दैट तो शेड्यूल कास्ट को उसके बेसिस पे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। शेड्यूल ट्राइब के हैं, एक पर्टिकुलर कास्ट होती है, उनका अपना पर्टिकुलर क्लास है या पीपल हैं, लोग हैं ट्राइब के, उनका अपना कल्चर है, अपनी तरीके से वो अपने लाइफ को मेंटेन करते हैं। इफ़ वी आर इंटरव्यूइंग इन देयर लाइफ, दैट विल बी गोइंग टू बी अफेक्ट देयर लिवलीहुड, देयर कल्चर, दैट ट्रेडिशन, देयर वैल्यूज को अफेक्ट करेगा। दैट्स वाई दे हैव बीन गिवन द स्पेसिफिक रूल्स फॉर दैट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट द मोस्ट प्रॉब्लम इज इशूज अराइज विद अदर बैकवर्ड क्लासेस, कि हम इन 2 क्लासेस के अलावा वाली क्लासेस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। दैट्स वाई इंदिरा सोनी केस में इसमें 5 कंडीशन बताई दैट यू हैव सीन ऑन द स्क्रीन, एंड आई होप यू गेट इट। सीलिंग लिमिट, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन इफिशियंसी, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एंड बैकवर्डनेस। आई होप Supreme Court also said that reservation is not a gift. You cannot claim it as your right. It is a enabling provision. State को लगता है आपको ज़रूरत है, then state provide it on the basis of reasonable classification के basis पे। Randomly और arbitrary किसी भी को भी reservation नहीं देगी state. Okay? After that, इसके बाद जो क्या हुआ in इंदिरा स्वानी केस में, the various amendments has been made in the Constitution itself, as we had discussed in Article 16, specifically 77 Constitutional Amendment Act 1995. Tell me in the comment section if you are listening to the class sincerely. What is that amendment? Okay, if you forget it, let's read it again. 77 Constitutional Amendment is it about कि स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजन बना सकती है फॉर द पर्पस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी। Then in that 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर द कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी के लिए बनाया गया था, एंड 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो अनफिल्ड वैकेंसीज के लिए क्रिएट कर दिया गया था। इसी में एक अमेंडमेंट और किया गया था इन आर्टिकल 335, दैट इज अमेंडमेंट 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 का। इन आर्टिकल 335 उसमें क्या किया गया था, उसमें एक वर्डिंग, कुछ वर्ड्स जो प्रोवाइजो था वो ऐड कर दिया गया था। प्रोवाइजो इज दैट that provided that nothing in this article shall prevent नहीं करेगा in making any provision in favor of the members of scheduled caste and scheduled tribes if we are making a relaxation in qualifying marks in any examination। अगर हम उनके evaluation criteria के कुछ marks को थोड़ा लो कर दे रहे हैं या हम qualifying marks उनके कम कर दे रहे हैं उनके qualification check करने के लिए, that is allowed। ये proviso add कर दिया गया था, that for relaxing in qualifying marks in any examination or lowering the standards of evaluation for reservation in the matters of promotion to any class or a class of services के लिए या post के लिए in connection with the union or the state। This proviso has been incorporated in this article 335। तो 4 amendments इस जो केस था इंदिरा सोनी केस की बात कर देखिए कौन सा 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 85th, 81st and 82। ओके, so after this the most important case, the Nagarajan case has been initiated। बहुत सारी PILs फाइल हुई, PILs start filing in the Supreme Court the n number of cases। in that case Nagarajan case has been came into effect। what this Nagarajan case has said, Nagarajan case has said इसने भी it also re-emphasized on 5 criteria which has been specified किए गए थे कि भाई OBC के केसेस में जब भी आपको करना है only 5 केसेस आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन, सीलिंग लिमिट 50%, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, क्रीमी लेयर एंड बैकवर्डनेस, ये तो आपको ध्यान में रखनी ही है बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन और रिजर्वेशन पॉलिसीज के लिए, बिकॉज इट इज़ अ फेसिट ऑफ द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बिकॉज क्या है भाई, देखो खुद भी समझो, इफ जनरल कैटेगरी क्या है स्टेट नंबर 2 पर है, इफ अदर पीपल और अदर कास्ट के पीपल जो है वो 0 पर है, तो उन्हें 2 नंबर पे लेके आएंगे तभी जाकर वो दोनों बराबर होंगे, वरना क्या होगा 2 से वो 3 4 5 ऐसे वो बढ़ता रहेगा, लेकिन उसका वो 0 से 1 2 3 इट विल क्रिएट नॉट इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेगा। बिकॉज वो 0 पे इसलिए, वो भी 2 पे था पर लेकिन वो 0 पे इसलिए बिकॉज सोसाइटी के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं
सोसाइटी का सिस्टम ही ऐसा है कि उसे हमेशा जीरो पे टिका. दैट्स वाई वी नीड टू ब्रिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल बैकग्राउंड देने की हम उसे ज़रूरत है कि हाँ भाई रेस में सभी एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. एवरीबडी इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द रेस. ओके. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिफिएबल डेटा. क्वांटिफिएबल डेटा होना चाहिए हमारे पास, दैट वी कैन क्वांटिफाई इट कि कितनी बैकवर्डनेस है. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. क्वांटिफिकेशन की बहुत ज़्यादा नीड है कि वी नीड टू बी क्वांटिफाई द डेटा ऑन द बैकवर्डनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. कलेक्ट द, तो फॉर द state, the Supreme Court reiterated that the state has to collect quantifiable data showing backwardness of the class, को शो करो कि कितनी बैकवर्ड है क्लास, इन व्हाट आर द एस्पेक्ट्स में कितनी कितनी बैकवर्ड है. यू नीड टू बी कंसीडर दैट डेटा. तो फॉर दिस पर्पस यू नीड टू बी स्ट्राइकिंग अ कॉर्ड बिटवीन ऑल थ्री, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी मेंटेन रहे आपकी, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन भी हो और उनकी बैकवर्डनेस के बेसिस पर उन्हें दिया जाए, एंड क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट. ऑल दीज आर टू बी स्ट्राइकिंग. वही 5 पॉइंट्स है, इन सब के बीच में स्ट्राइकिंग एक कॉर्ड, एक प्रॉपर बैलेंस ऑफ पॉइजनस मेंटेन करने की ज़रूरत है जब भी आप रिजर्वेशन दें. बट द स्टेट, द क्वेश्चन इज अराइज अगेन कि भाई द सेंटर आज द कोर्ट, सेंटर कह दिया कि भाई आप अपना रिव्यू करो. भाई देखो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कहेंगे, यार हम बैकवर्डनेस कैसे चेक करें किसी भी इंसान की कि भाई ये कितना बैकवर्ड है. क्योंकि बैकवर्डनेस चेक करने के लिए मैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी द पीपल, हम जनरल कैटेगरी, हम कहते हैं वी आर बिलोंगिंग टू दिस क्लास, वी आर नॉट बैकवर्ड बट दिस क्लास इज बैकवर्ड. तो वो इट इज पॉइंट ऑफ व्यू द सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है. तो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे चेक करेंगे, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं भाई हाउ वी आर एबल टू कलेक्ट द क्वांटिफाइबल डेटा रिगार्डिंग द बैकवर्डनेस, कि बैकवर्डनेस का कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे. तो इन दैट केस जो जयनारायण सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता जो 2018 का केस था, तो उन्होंने कहा जो बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया है वो आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे अप्लाई नहीं करेंगे. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे वो बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया नहीं अप्लाई होगा, बाकी सारी कंडीशन एज इट इज़ रहेंगी. इनवैलिडेट कर दिया उन्होंने रिक्वायरमेंट ऑफ कलेक्टिंग द क्वांटिफाइड डेटा फॉर द बैकवर्डनेस को चेक करने के लिए, वो हटा दिया. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट था वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के केस में इंट्रोड्यूस किया गया है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओबीसी के में तो पहले से ही था, क्योंकि ओबीसी के बैकवर्डनेस क्रीमी लेयर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस से ही था. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के में जो केस में था, उनकी बैकवर्डनेस का जो केस था ना, दैट बैकवर्डनेस और द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट विच हैज़ नॉट बीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम द इनिशिएशन ऑफ द और ओरिजिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग से नहीं था. इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द केसेस के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है. तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट येस इट इज़ अप्लाई टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, बिकॉज कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी कुछ ऐसी कास्ट, ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आगे हैं और कुछ ऐसी बहुत पीछे. तो हमेशा जो बेनिफिट है वो अपर को मिल जाता है और लोअर सिस्टम्स में पेनिट्रेशन कैपेसिटी नहीं हो पाती, पेनिट्रेट नहीं हो पाता. इट विल ओनली बी रिमेन एट द सरफेस पर रहता, इट विल नॉट गो टू द अंडरनीथ. दैट्स वाई स्टेट कैन मेक कर सकती है कि हाँ भाई अगर उनके में स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स अगर उनके स्टेट पर्टिकुलर स्टेट में अगर किसी क्लास ऐसी लगती है कि हाँ दैट इज बिलोंग टू द क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, तो इन दैट केस में वो उनको हटा सकते हैं. दैट दे आर नॉट बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, अगर उनको दिया जा सकता है लोअर क्लास को. Okay, I hope you understand the concept of this. So I will make you revise it this. So current position is that कि शेड्यूल कास्ट के पास 15% का रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब के पास 7.5 का, EWS के पास 10% का एंड OBC के पास 10. सॉरी आई मेंशन इट रॉन्ग इट हेयर. ये इनमें भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है. ओके, इनमें भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है. आई होप यू गेट इट. ये मैंने 2 पेज की समरी बना दी फर्स्ट स्टार्टिंग में, फिर मैंने पूरी हिस्ट्री अलग से ऐड की है सो दैट यू कैन एबल टू रिवाइज इट. सो आई जस्ट फॉर अ ब्रीफ शॉर्ट फॉर द पर्पस आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. दैट इज फर्स्ट 340 आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमने काका कैलकर कमीशन बनाई. उन्होंने ज़्यादा क्राइटेरिया बेसिस पे से, तो मेन जो कमीशन बनी थी वो मंडल कमीशन थी. बीपी सिंह मंडल जो थे उसके हेड थे, उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज बता दिए प्राइमरी लिंक्ड एंड ड्राइव. आफ्टर दैट उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, तो वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट थी दैट हैज़ बीन implemented this report by एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू. बट पॉलिटिकल बैकलैश आया है बहुत ज़्यादा. ऑलरेडी MR बालाजी केस ऑलरेडी आ चुका था उससे पहले, बहुत टाइम पहले ही 1962 में, पर लेकिन इंदिरा सोनी केस आया. इंदिरा सोनी केस में 5 क्राइटेरिया स्पेसिफाई किए गए उसके अंदर एंड बताया कि रिजर्वेशन इज नॉट अ गिफ्ट, इट इज़ अ इनेबलिंग प्रोविजन.
आफ्टर दैट इंद्रस्वामी के बाद ही हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्रिएट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया गया 77, 81st, 85th एंड 82nd जो किया गया था वो आर्टिकल 335 में अमेंडमेंट किया गया था फॉर द पर्पस कि भाई हाँ हम क्वालिफाइंग मार्क्स और मेरिट के बेसिस थोड़ी मेरिट्स को कम कर सकते हैं फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। आफ्टर दैट क्या हुआ, इसी वजह से नागराजन केस आया कि भाई ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी का प्रॉब्लम भी इशू कर दिया। हाँ, हियर आई वांट टू एक्सप्लेन वन मोर कॉन्सेप्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी। हियर इट इज that is sorry consequential seniority, that is consequential seniority. Okay, this is कि भाई for example two people, if one from the general class and another from the other backward classes और scheduled tribe से है, उसने भी 5 years की सर्विस दी, इसने भी 5 years की सर्विस दी, बट when the प्रमोशन की बात आ रही है तो दिस पर्सन गेट बीन प्रमोटेड ड्यू टू दिस प्रोविजन, बट द अदर पर्सन इज सेड कि भाई अब मैंने इसको प्रमोशन दे दिया गया, मुझको नहीं दिया गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी का प्रोविजन इस पे एप्लीकेबल है, क्योंकि भाई ऊपर के जो हायर पोजीशन लेवल थे वहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था एडिक्वेट, और तो दैट्स वाई दे हैड बीन गिवन द एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के पर्पस की वजह से इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी दे दी गई। बट गवर्नमेंट ने इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी का मतलब ये है कि जनरल वाले जो होंगे, इफ़ द पर्सन हैज़ पर्टिकुलर दैट पर्सन हु हैज़ गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं था, इसलिए उसको सीनियरिटी का बेनिफिट दे दिया गया प्रमोशन के दौरान में, तो इन दैट केस अगर जितना भी टाइम पीरियड उसने सर्व किया होगा, फॉर एग्जाम्पल 5 years के बाद उसने 2 years वहाँ उस पोजीशन पर सर्व किया, तो इन दैट केस जब उस पर्सन को, जनरल कैटेगरी के पर्सन को जब हम ऊपर वाली पोजीशन पर भेजेंगे, तो इन दैट केस वी हैव कंसिडर्ड कि भाई उसका 2 years का एक्सपीरियंस काउंट करके उसे उस पोजीशन पर रखा जाएगा, कि अगर 2 years वो इस पोजीशन पर सर्व कर रहा तो उसकी आज पोजीशन क्या होती है। In that case, we are taken into consideration so that we have given the level playing field to all. Okay, I hope you understand this consequential seniority word. Okay, let's continue with the last part. That is M. Rangarajan case. I hope you get it. तो उन्होंने क्वान्टिफाइड डेटा कलेक्ट करने की बात की गई थी और बाकी सारे पॉइंट्स कंसीडर थे कि भाई इसके बीच में आप कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का बात किया गया आर्टिकल 335 के अंदर में, आपका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन 16 में बात की गई है, बैकवर्डनेस को आप चेक करना आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग। ओके, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्वेश्चन अराइज कि भाई हम क्वान्टिफाइड डेटा कैसे कलेक्ट करें, इट इज़ नॉट एबल टू पॉसिबल फॉर अस टू कलेक्ट दैट डेटा फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, सो दैट इन दैट केस में जरनाल सिंह लक्ष्मी नारायण गुप्ता का केस है, उन्होंने कहा भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के केस में आपको अप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं है क्वान्टिफाइड डेटा, बट लेकिन हाँ क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट का आपको उसमें ध्यान रखना है, दैट्स यू नीड टू बी कंसिडर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव सीन द 15th का क्लॉज 6 एंड 16th का क्लॉज 6, 15th का क्लॉज 5 आई गेस। ओके ओके, हाँ 15th का क्लॉज 6 एंड 16th का क्लॉज 6 बोथ आर बिलोंगिंग टू द EWS कैटेगरी, कि यू आर गोइंग टू आस्क दैट हाउ इट इज पॉसिबल फॉर दिस, कि भाई हाउ इट इज पॉसिबल कि अभी तक हम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहे थे, OBC में भी अदर बैकवर्ड्स थी, वीकर सेक्शन लिखा था आर्टिकल 46 के अंदर, ठीक है, और आर्टिकल 340 में भी सोशली एंड एजुकेशनली वो इकोनॉमिकली लेट्स से सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लिखा है आर्टिकल 340 में भी, आर्टिकल 40 में भी अबाउट वीकर सेक्शंस के बारे में लिखा है, आर्टिकल 50 में भी सोशली एंड इकोनॉमिकली लिखा है। फिर ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कहाँ से आ गए, अभी तक किसी केस में भी डिस्कस नहीं किया गया। सो इट हैज़ बीन अमेंडेड, एक्चुअली जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन दिया गया था, बट बिफोर दिस रिजर्वेशन स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इन टू द कोर्ट, द गवर्नमेंट एट दैट टाइम, दैट इज NDA गवर्नमेंट, यू कैन से द मोदी जी गवर्नमेंट जो थी उस वक्त, इन दैट टाइम एट दैट टाइम दे हैड मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया गया था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या किया, सोशली एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस और वीकर सेक्शंस कर दिए थे, वहाँ उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल के साथ में सोशल एंड एजुकेशन के साथ में इकोनॉमिक वर्ड और ऐड कर दिया, दैट्स वाई दिस हैज़ बीन, एंड सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड डिक्लेयर कर दिया था, दैट इज़ हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो ये नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई 103 अब कहाँ से एकदम अराइज हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आई होप you get this session and you will understand the article 16, which is a more in-depth concept, because if the ICA is going to ask the case study scenario basis, so you will able to crack those question as well easily. I have explained the entire reservation provisions in this class. I hope you go through this once, and I will share the PDF link as well. Actually I am facing some issues regarding the sharing PDF link, so I'm finding my ways. I will do it my best to share the PDF as well.
I hope this session will be helpful for you guys. Thank you.